बेटा अब स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्या है रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे बेटा। जैसे नाम ही बताता है कि रिवर्स प्रोडक्शन, यानी जो एग्जिस्ट करता है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पहले से एग्जिस्ट है वो फिर से प्रोड्यूस हो रहा है, तो रिवर्स प्रोडक्शन हो रहा है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं रिप्रोडक्शन क्या है? द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ठीक है, नए ऑर्गेनिजम्स का प्रोड्यूस होना ही रिप्रोडक्शन होता है। अब ये जो नए ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये होते कैसे हैं? सेम एज देयर पेरेंट्स। ये जो इंडिविजुअल्स यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे, न्यू ऑफस्प्रिंग्स जो प्रोड्यूस होंगे वो कैसे होंगे? अपने ही पेरेंट्स के जैसे होते हैं, और इसी प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब बात यहाँ पे आती है कि क्या रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है? क्या ये हमारा एक बहुत एसेंशियल लाइफ प्रोसेस है? लाइफ प्रोसेस तो है, लेकिन क्या एसेंशियल लाइफ प्रोसेस है? इसके बिना कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या सरवाइव नहीं कर पाएगा? इन्हीं सारे क्वेश्चंस को जानने के लिए अभी स्टार्ट करते हैं चैप्टर को रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो कह रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो माइंड में है वो क्या है कि व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस क्यों हो रहा है? क्या रीजन है कि उसको रिप्रोडक्शन करके न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना ही है? इसका क्या बेनिफिट है? तो इसके लिए बता रहे हैं बेटा कि जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है वो रिप्रोड्यूस करता है, मींस अपने ही जैसे न्यू ऑर्गेनिजम्स को बनाता है अपने डेथ से पहले। क्यों? क्योंकि जब वो एक टाइम आएगा जब उसका लाइफ स्पेन होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। लाइफ स्पेन क्या है? द टाइम ड्यूरेशन बिटवीन द बर्थ टू द नेचुरल डेथ। ठीक है, जन्म से लेकर एक डेथ होने, नेचुरल डेथ होने तक का जो पूरा टाइम पीरियड होता है हम इसे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन कहते हैं। और एक समय आता है कि इस लिविंग ऑर्गेनिज्म का समय खत्म हो जाएगा और वो यहाँ से नेचुरल डेथ प्रोसेस से चला जाएगा। होगा क्या कि अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो उस स्पीशीज का क्या होगा कि अगर सभी ऑर्गेनिज्म, किसी भी स्पीशीज का रिप्रोडक्शन अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अभी यहाँ पे बंद कर देते हैं तो एक टाइम आएगा कि जो अभी प्रेजेंट एनिमल्स है उनका लाइफ स्पेन खत्म हो जाएगा, और उस टाइम के बाद अर्थ पर उनकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो अपने बाद भी वो स्पीशीज, वो फैमिलीज आगे चलती रहे, कंटिन्यू रहे। इसीलिए क्या होता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी नेचुरल डेथ से पहले अपने ही जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फॉर्म करता है। तो बताया गया है कि ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस टू एंश्योर, क्या करना है उनको? एंश्योर करनी है कंटिन्यूएशंस ऑफ देयर स्पीशीज, यानी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट वैरायटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, बहुत टाइप की वैरायटी है जिन्हें हम स्पीशीज कहते हैं। तो हर एक स्पीशीज, लाइक कैट है तो कैट भी रिप्रोड्यूस करके नंबर ऑफ कैट्स इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, लायन, टाइगर, एलिफेंट, ह्यूमन सब अपनी अपनी स्पीशीज हैं। ठीक है, और अपनी अपनी स्पीशीज में हर एक इंडिविजुअल क्या कर रहा है? रिप्रोड्यूस करके, हर एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करके अपने ही जैसे नए ऑर्गेनिजम्स को बना रहा है, ताकि एक समय जब वो यहाँ पे नहीं होंगे तो उनकी आने वाली जो जनरेशंस है वो सर्वाइव करेंगी और उनके साथ साथ नेक्स्ट जनरेशन भी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि इस अर्थ पर जो स्पीशीज है उसकी कंटिन्यूएशन बनी रहे, इसीलिए कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है? रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, and individuals organisms can live without reproduction, but reproduction stops, that type of organism will disappear from earth। ये कह रहे हैं कि रिप्रोडक्शन के बिना किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही ज्यादा एसेंशियल प्रोसेस है और रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो उसकी डेथ हो जाएगी। नहीं, वो एक अच्छी लाइफ स्पेन पूरा अपना कर सकता है, लाइफ स्पेन कर सकता है। लेकिन अगर कोई भी स्पीशीज आज रिप्रोडक्शन को बंद कर देती है तो एक समय के बाद वो स्पीशीज की कंटिन्यूएशन खत्म हो जाएगी और उस स्पीशीज का कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर नहीं बचेगा। ठीक है, So, reproduction is not for survival of the individual। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी एक इंडिविजुअल की लाइफ स्पेन या सर्वाइवल के लिए नहीं बना है। आप बिना रिप्रोडक्शन के भी बहुत अच्छे से लाइफ स्पेन कर सकते हो। ठीक है, इट इज फॉर सर्वाइवल एंड एग्जिस्टेंस ऑफ द स्पीशीज। ये पूरे एक ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी एक स्पीशीज की एग्जिस्टेंस के लिए बना है, एक स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए बना है रिप्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि जब ये जो रिप्रोडक्शन है क्या ये लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है? यानी हमें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को इंडिविजुअली अगर उसे अपनी लाइफ मेंटेन करनी है
ठीक है। तो क्या रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है? नहीं, उतना जरूरी नहीं है। मतलब जैसे आपको जिंदा रहने के लिए सांस लेने की जरूरत है, खाना खाने की जरूरत है, ठीक है, ब्लड में सर्कुलेटरी सिस्टम का होना जरूरी है, सर्कुलेशन बहुत जरूरी है, तो ऐसा नहीं है कि जितना जरूरी आपके लिए ये लाइफ प्रोसेस है उतना ही जरूरी आपके लिए रिप्रोडक्शन है। नहीं, बिना रिप्रोडक्शन के आप रह सकते हैं, लेकिन बिना रेस्पिरेशन, बिना डाइजेशन के आप नहीं रह सकते, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी, रिप्रोडक्शन नेसेसरी नहीं है। किसके लिए नेसेसरी नहीं है? टू मेंटेन लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी अकेले इंसान की लाइफ को मेंटेन रखने के लिए रिप्रोडक्शन बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ऑर्गेनिजम्स अनलाइक द एसेंशियल लाइफ प्रोसेस सच एज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रिएशन, जिस तरीके से लाइफ को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन के अलावा आपके न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रिएशन की जरूरत होती है, उस तरीके से रिप्रोडक्शन की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अब बात यहां पे आती है, जब ये लाइफ के लिए जरूरी ही नहीं है, यानी इंडिविजुअल लाइफ के लिए जरूरी नहीं है, तो यहाँ पे इतनी, क्योंकि जो रिप्रोडक्शन है इसमें लॉट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, तो इतनी ज्यादा एनर्जी को कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन में स्पेंड ही क्यों करता है? तो एन ऑर्गेनिज्म स्पेंड्स एनर्जी इन रिप्रोडक्शंस टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ इट्स ओन काइंड, क्योंकि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब रिप्रोडक्शन करता है तो वो क्या करता है, वो अपने ही जैसे काइंड यानी अपने ही जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करता है, और अपने ही जैसे फॉर्म करता है, इस वजह से क्या होती है, उसकी जो स्पीशीज होती है वो इंश्योर हो जाती है कंटिन्यूएशन के लिए ऑफ इट्स स्पीशीज, ठीक है। Means an organism spend energy in reproductions to produce new individual of its own kind and ensure the continuation of its species, यानी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोडक्शन है उसमें इतनी ज्यादा एनर्जी इसलिए स्पेंड करता है ताकि वो अपने ही जैसे न्यू इंडिविजुअल्स को फॉर्म कर सके, ताकि उसके बाद भी जब उसकी डेथ हो जाए तो उसकी स्पीशीज इस अर्थ पर कंटिन्यू रहे, ठीक है, उसके एग्जिस्टेंस के लिए ये एनर्जी को स्पेंड करता है इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। बेटा अब ये क्या है, इस चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन पैराग्राफ था, ठीक है। बच्चे ज्यादातर क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, अवॉइड कर देते हैं, लेकिन इसमें से भी हम ये देखेंगे क्या क्या क्वेश्चंस हमें 1 मार्क्स में यहाँ से मिल सकते हैं, ठीक है। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन हम करते हैं कि व्हाई डू वी नोटिस ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस, हमारे आसपास में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, हम उन्हें क्यों नोटिस कर पाते हैं, क्या वजह है कि वो हम नोटिस उनको कर पा रहे हैं। अगर हम चैप्टर रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो हमारा आंसर होना चाहिए बिकॉज दे रिप्रोड्यूस एंड इंक्रीज इन नंबर। अगर वो नंबर इंक्रीज ही नहीं करते तो होते कहीं पे एक छोटे से एरिया में, लिमिटेड नंबर ऑफ एनिमल्स, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, जहां भी वो इंडिविजुअल्स अवेलेबल होते हैं उस स्पीशीज के, तो वो हर जगह क्या कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हम जहां भी जाते हैं हमें वो इजीली देखने को मिल जाते हैं। कहीं भी आप निकलते हैं आपको काउ इजीली देखने को मिल जाती है, आपको डॉग्स इजीली देखने को मिल जाते हैं, कैट्स सभी जगह अवेलेबल है, कहीं भी दिख जाते हैं। क्यों दिख जाती हैं? क्यों? क्योंकि ये इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिजम्स वहां पे इंक्रीज होते हैं विद द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। Next question, what would happen if there were only one non-reproducing member of a kind? Means अगर किसी स्पीशीज का सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल वहां पे बचा है और वो भी नॉन रिप्रोड्यूसिंग है कि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो क्या होगा? एक समय आएगा कि उसकी भी डेथ हो जाएगी और वो स्पीशीज की जो एग्जिस्टेंस है अर्थ पे वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, इट इज डाउटफुल दैट वी वुड हैव नोटिस्ड इट्स एग्जिस्टेंस। तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा कि हम उसकी एग्जिस्टेंस को नोटिस भी कर पाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ रिप्रोडक्शन से क्या होगा, इंडिविजुअल इंक्रीज होगा ही नहीं। दूसरा, जब रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो एक समय के बाद उसकी डेथ हो जाएगी और उसकी एग्जिस्टेंस भी खत्म हो जाएगी। तो यानी कि वो जो स्पीशीज थी वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है, अब वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। Next question is कि why do large number of organisms belong to a single species attract our attention? Means ये कह रहे हैं कि
एक ही स्पीशीज के बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स वहां पे हैं, या हम कह सकते हैं बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी सिंगल स्पीशीज को ही क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे अटेंशन को अट्रैक्ट क्यों कर पा रहे हैं, हम क्यों उनकी तरफ देख पा रहे हैं, ठीक है, अट्रैक्ट आवर अटेंशन क्यों, क्योंकि उनके नंबर ज्यादा हैं। अब हम नॉर्मली जो एनिमल्स होते हैं, हमसे कोई पूछे डॉग्स देखे, हाँ देखे हैं, काव देखी है, बिल्कुल देखी है, काव है, डॉग है, रेट है, माउस है, ठीक है, ये सारी चीजें हमें दिख रही हैं, क्यों, क्योंकि इनकी जो पॉपुलेशन है वो उस स्पीशीज में बहुत ज्यादा है, तो ये वाइडली स्प्रेड होते हैं और हर जगह इजीली देखने को मिल जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो रिप्रोड्यूस ज्यादा नहीं कर रहे हैं या बहुत लार्ज स्पीशीज उनकी नहीं है, बहुत लिमिटेड है, तो इजीली वो हमने नहीं देखे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो चीजें हम इजीली देख पा रहे हैं, तो हमारा ध्यान उन पे क्यों जा रहा है, क्योंकि उनकी जो रिप्रोडक्शन है उस प्रोसेस से इंक्रीज देयर पॉपुलेशन, रिप्रोडक्शन प्रोसेस से वो अपनी पॉपुलेशन को बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं, वो इजीली अवेलेबल होते हैं, इसलिए हम उनको आसानी से देख पाते हैं। नेक्स्ट वन कि हाउ डू वी नो दैट टू ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू द सेम स्पीशीज, हम ये कैसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये जो दो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो ये दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी एक ही स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। ऑब्वियस ही बात है बेटा, उनकी लुक, उनके फिजिकल फीचर्स जो होते हैं उन्हें देख के आप पहचान लेते हैं कि ये दोनों एक ही स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। तो आप यूजुअली वी से सो बिकॉज, हम ऐसा कह सकते हैं क्योंकि दे लुक सिमिलर टू ईच अदर, क्योंकि वो आपस में एक जैसे दिखते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो एक ही स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। तो नेक्स्ट लास्ट वन है कि व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है तो उससे रिजल्ट क्या मिलता है। रिजल्ट है कि रिप्रोडक्शंस क्रिएट न्यू इंडिविजुअल्स दैट लुक वेरी मच लाइक देमसेल्व्स, यानी रिप्रोडक्शन अगर कोई ऑर्गेनिज्म करता है तो जिस ऑर्गेनिज्म को वो प्रोड्यूस करेगा इंडिविजुअल, वो बिल्कुल उसके सिमिलर ही होगा, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि सेम काइंड के इंडिविजुअल प्रोड्यूस होते हैं तो उनकी पॉपुलेशन बढ़ती है, ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो एग्जिस्टेंस जो होती है उनकी अर्थ पर वो क्या होगी, वो कंटिन्यूटी में आ जाएगी। तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। बेटा अब बात करते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं और वो रिप्रोड्यूस करते हैं, न्यू ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, तो जो भी न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है तो क्या वो एग्जैक्ट कॉपी होता है अपने पेरेंट्स का या नहीं। क्वेश्चन है कि डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्फ, क्या जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन करता है वो अपनी ही जैसी बिल्कुल हुबहू कॉपी बनाता है न्यू इंडिविजुअल्स के फॉर्म में। तो यहाँ पे क्वेश्चंस है कि ऑर्गेनिजम्स लुक सिमिलर, वो दिखते हैं, दिख रहे हैं कि वो एक जैसे हैं, क्यों, बिकॉज देयर बॉडी डिजाइन्स आर सिमिलर, क्योंकि जो न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस हुआ है वो उसके जो बॉडी का जो डिजाइन है वो अपने पेरेंट्स के जैसा ही है, इसीलिए वो उन्हीं के जैसा हमें नजर आ रहा है, ठीक है। अब सिमिलर बॉडी डिजाइन का मतलब क्या है, क्यों आया उसका सिमिलर बॉडी डिजाइन, इट्स मीन कुछ तो कॉपी हुआ है, कुछ प्रिंट कॉपी कर दिया है, ठीक है। तो नीड सिमिलर ब्लूप्रिंट, इट्स मीन कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो रिप्रोड्यूस कर रहा है एज अ पेरेंट, तो वो क्या है, उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा इंफॉर्मेशंस, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको क्या किया गया है, बिल्कुल ब्लूप्रिंट कर दिया गया है, ठीक है। उसी के बाद तो उसकी जो बॉडी डिजाइन है न्यू ऑर्गेनिजम्स की वो कैसी बनी, अपने ही पेरेंट्स की जैसी बनी है। अब ये ब्लूप्रिंट क्या है, इसका मतलब क्या है, तो ब्लूप्रिंट का मतलब है बेटा जेनेटिक इंफॉर्मेशंस, जेनेटिक इंफॉर्मेशंस। अब इस चीज को समझने के लिए, क्योंकि ज्यादातर बच्चे इस टॉपिक को अवॉइड कर देते हैं और सीधा सेक्सुअल और उनके पार्ट्स और वैरायटी और जो एग्जांपल्स हैं उनको लर्न करते हैं। बट अगर इस चैप्टर के कंसेप्ट को डिटेल में आपने अंडरस्टैंड करना है तो इन टॉपिक्स को आपने ध्यान से समझना होगा। आपको बताया था कि जो भी कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है उन वो सभी हमारे चाहे यूनिसेल्युलर हो चाहे मल्टी सेल्युलर हो, वो बहुत सारी सेल्स से ही मिलकर बने हैं। यूनिसेल्युलर है तो सिंगल सेल होगी और मल्टी सेल्युलर है तो बहुत सारी सेल्स होती हैं, ठीक है। मींस जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो बने तो सेल्स से ही होते हैं, ठीक है। अब हर एक सेल के अंदर हमने पता है कि न्यूक्लियस होता है, क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। हम ये भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी सेल के
न्यूक्लियस में, ये क्या है, सेल, सेल के न्यूक्लियस में क्या है, न्यूक्लियस को बाहर निकाल लेते हैं, इस न्यूक्लियस को देखते हैं, तो इस न्यूक्लियस से हमें पता चलता है कि इसमें एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट थी। ये ही एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमेटिन होती है। क्या होती है, क्रोमेटिन होती है, क्रोमेटिन, यानी एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच आर प्रेजेंट इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। अब इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को ही छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के इनको एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर्स बना दी जाती है। इस शेप को हम इसको क्रोमोसोम्स कह देते हैं, क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब बात आती है कि चाहे वो क्रोमोसोम है या चाहे वो क्रोमेटिन है, बट जो भी है वो तो सिर्फ इनकी अपीयरेंस चेंज हुई है कि उसमें थ्रेड लाइक दिख रहा था, इसमें एक्स शेप दिख रहा है। अगर हम केमिकली बात करें कि ये जो थ्रेड है वो बना किस चीज का है, क्या क्या केमिकल कंपाउंड्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो बेटा केमिकली अगर हम देखें तो ये केमिकल कंपाउंड का बना है जिसे हम कहते हैं क्या, DNA, मीन्स डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें प्रेजेंट होती है आपकी प्रोटीन। क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन। तो हमने यहां तक तो बहुत ही सिंपल तरीके से देखा कि भाई हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास क्या है, सेल्स, हर एक सेल में क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या है, एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या उसी थ्रेड के बने हुए एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर्स क्या हैं भाई, लॉन्ग थ्रेड लाइक है तो क्रोमेटिन, एक्स शेप्ड है तो क्रोमोसोम। बट केमिकली ये स्ट्रक्चर क्या है, तो ये है जो डीएनए और प्रोटीन से बनी हुई है। किससे बनी है, डीएनए और प्रोटीन से बनी हुई है। अब डीएनए और प्रोटीन को अगर आप समझोगे तो वो प्रोटीन ही है बेटा जो हमें फीचर्स प्रोवाइड करती है, हमारी लुक प्रोवाइड करती है, ठीक है। कैसे, अब वो कैसे तो पता ही है कि चलो हमने मान लिया कि जो प्रोटीन है वो हमें एक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करती है कि हमारे फीचर्स क्या होंगे, हमारा बॉडी डिजाइन क्या होगा, हमारा बॉडी कलर क्या होगा, ठीक है। बट वो जो प्रोटीन है ना वो अपनी मर्जी से नहीं बनती हमारे बॉडी में। वो प्रोटीन कौन सी बनेगी, कैसी बनेगी, कैसा बॉडी डिजाइन वो बनाएगी, ये जो इंफॉर्मेशंस है ये उसे मिलती है डीएनए से। तो डीएनए में क्या होता है, डीएनए में जब आप हायर क्लास में जाएंगे तो आपको उसकी स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ाई जाएगी, ठीक है। उसमें उस डीएनए के बारे में थोड़ा सा बता देती हूं समझने के लिए कि जो डीएनए है, डीएनए को हम पोली मतलब बहुत सारे, न्यूक्लियोटाइड चेन कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। अब पॉली का मतलब बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे तो तब बनेंगे जब आपको एक बनाना आता होगा। तो एक न्यूक्लियोटाइड क्या है, जब एक हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप, एक पेंटोज शुगर और एक नाइट्रोजन बेस इस तरीके से जुड़ जाता है तो ये एक न्यूक्लियोटाइड बनाता है। आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ समझने के लिए, इस कंसेप्ट को क्लियर समझने के लिए सिर्फ मैं बता रही हूं कि जो हमारी सेल्स के न्यूक्लियस में जो डीएनए प्रेजेंट है उसका प्रोटीन से क्या लेना देना है। प्रोटीन को फीचर्स देने हैं तो प्रोटीन अपने आप दे सकती है, डीएनए पे क्यों डिपेंड है, डिपेंड क्यों है इसको समझो कि जो डीएनए होता है उसमें तीन चीजें हैं, फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेसिस। नाइट्रोजन बेसिस होते हैं बेटा इनके लिए सिंबल्स जैसे कि एडिनोसिन, ठीक है, थायमीन, साइटोसिन, यूरेसिल एंड ग्वानिन। ये ही सिर्फ एमिनो एसिड्स होते हैं, नाइट्रोजन बेसिस होते हैं जो हमारे डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। तो जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे उनके लास्ट में यहाँ पे कोई ना कोई नाइट्रोजन बेस आ जाएगा, ठीक है। जैसे इस वाले में आ गया ए आ गया, दूसरे वाले में सपोज करो टी आ गया, तीसरे वाले में सपोज करो अपने जी आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ लो कि अब आप सिर्फ इस चेन को पढ़ रहे हैं, लाइक ए टी सी जी सी टी ए, ठीक है। अब ये क्या हुआ कि डीएनए के अंदर जो सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेसिस था,
डीएनए के अंदर जो सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेसिस होता है, इन्हीं को ट्रिपलेट फॉर्म में ये काम करते हैं प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए। जैसे कि पहले जो 3 हैं वो एक कोड है, किसका? एक एमिनो एसिड का। सपोज करो ये पहले एमिनो एसिड के लिए कोड करता है, ये वाला जो कोड है वो एमिनो एसिड 4 के लिए कोड करता है, ये जो थर्ड वाला है ये एमिनो एसिड 6 के लिए कोड करता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एमिनो एसिड की चेन बन रही है। अब प्रोटीन क्या होता है? लॉन्ग चेन ऑफ एमिनो एसिड ही तो होता है। ये लॉन्ग चेन ऑफ एमिनो एसिड हो गई, लॉन्ग चेन ऑफ एमिनो एसिड्स, ये प्रोटीन है। तो अब यहां से समझो, पढ़ने में आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, आपने इसको लर्न भी नहीं करना है, आपने लिखना भी नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा सुन के इस कंसेप्ट को क्लियर करना है कि जो आपका सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में है आपका जेनेटिक मटेरियल डीएनए। डीएनए प्रोटीन को बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। क्यों? क्योंकि जो प्रोटीन बनेगी वो प्रोटीन होती क्या है? वो होती है लॉन्ग चेन ऑफ एमिनो एसिड। अब ये लॉन्ग चेन किस सीक्वेंस में बनेगी, ये डिपेंड करता है डीएनए में प्रेजेंट नाइट्रोजन बेसिस के सीक्वेंस पर। और ये जो सीक्वेंस है ये हमें मिलता है हमारे पेरेंट्स से। तो जो डीएनए हमें हमारे पेरेंट्स से मिला, उसके डीएनए में जो डीएनए हमारे पेरेंट्स से हमें मिला, उस डीएनए में जो नाइट्रोजन बेसिस का सीक्वेंस था, उसी के अकॉर्डिंग एमिनो एसिड्स का सीक्वेंस बना। और ये सीक्वेंस ही हमारी प्रोटीन है, और यही प्रोटीन हमें हमारे फीचर्स देती है। तो इस तरीके से हमारा जो फीचर्स, हमारे जो फीचर्स होते हैं वो हमारे पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं उनसे डीएनए हमें मिलता है। हमारे डीएनए में जो सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, उन्हीं सीक्वेंस को रीड आउट करके हमारी एमिनो एसिड्स का सीक्वेंस बनता है, और लॉन्ग अमीनो एसिड सीक्वेंस को ही हम प्रोटीन कहते हैं। मींस जो डीएनए हमें पेरेंट्स से मिला, वैसी डीएनए के अकॉर्डिंग हमारी प्रोटीन बनी, और वैसी ही प्रोटीन ने हमें वैसे ही फीचर्स दिए जैसे हमारे पेरेंट्स के पास थे। ठीक है, क्लियर हो गया कि जो भी हमारे पेरेंट्स हैं, ठीक है, पेरेंट्स ने अपने सेल से हमें डीएनए पास किया। इस डीएनए में जो सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेसिस था, उसी के अकॉर्डिंग हमारी प्रोटीन के एमिनो एसिड्स का सीक्वेंस बना, और ये सीक्वेंस ही हमारी प्रोटीन होती है। जैसी प्रोटीन हमारी बनी, वैसे ही फीचर्स हमारे बन गए। तो इसलिए हम अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं। ठीक है, आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आए और आप रिलेट कर पाए कि हम या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने पेरेंट्स के जैसा क्यों दिखता है। क्योंकि वो जो जेनेटिक मटेरियल या जेनेटिक इंफॉर्मेशन उस पेरेंट्स में थी, वैसे ही इंफॉर्मेशंस का ब्लूप्रिंट होकर वो ही जेनेटिक इंफॉर्मेशन न्यू इंडिविजुअल में ट्रांसफर हो गई, और वो अपने ही पेरेंट्स के जैसे फीचर्स लेके बन गया। इसके लिए होता क्या है, ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशंस हैं, ये हमारे सेल्स के न्यूक्लियस में प्रेजेंट डीएनए में होती है। ये जेनेटिक इंफॉर्मेशंस कहां प्रेजेंट है बेटा? डीएनए प्रेजेंट इन क्रोमोसोम्स इनसाइड न्यूक्लियस। जो डीएनए है वो हमारे क्रोमोसोम्स में, हमारे सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। डीएनए कैरी इनहेरिटेड इंफॉर्मेशंस फ्रॉम पेरेंट्स। हमारे पेरेंट्स से वो सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशंस जो आगे जनरेशन में ट्रांसफर होनी है, यानी डीएनए ही वो कैरी करता है इनहेरिटेड इंफॉर्मेशंस को जो हमारे पेरेंट्स से उसने ली है। डीएनए कंट्रोल प्रोटीन फॉर्मेशन। अब क्लास 10th है तो इतना डिटेल वो नहीं बता सकते, इसलिए उस पूरे प्रोसेस को इन्होंने एक लाइन में लिख दिया है कि डीएनए कंट्रोल करता है प्रोटीन के फॉर्मेशन को। लेकिन अब आप जानते हैं
कैसे कंट्रोल करता है? क्योंकि डीएनए में होते हैं नाइट्रोजन बेसिस का सीक्वेंस, उन्हीं नाइट्रोजन बेसिस के सीक्वेंस से बनता है सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स जो कि होती है प्रोटीन। ठीक है, तो किस टाइप की प्रोटीन बनेगी, कैसे फीचर्स बनेंगे, इस सब किस पे डिपेंड करता है? डीएनए के ऊपर प्रेजेंट, डीएनए में प्रेजेंट नाइट्रोजन बेसिस या डीएनए इसका कंट्रोल रखता है। इफ डीएनए के अंदर जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशंस हैं, अब क्या है जेनेटिक इंफॉर्मेशंस? वो ही सीक्वेंस बेटा, जेनेटिक इंफॉर्मेशंस होती है नाइट्रोजन बेसिस का सीक्वेंस। तो जैसे नाइट्रोजन बेसिस का सीक्वेंस या इंफॉर्मेशंस आपके डीएनए में है, अगर वो किसी भी तरीके से चेंज हो जाता है, वो सीक्वेंस डिस्टर्ब हो जाता है, तो क्या होगा? आपके जो नाइट्रोजन बेसिस से चेंज हो जाएंगे तो आपका एमिनो एसिड का सीक्वेंस भी चेंज हो जाएगा और आपकी प्रोटीन भी डिफरेंट तरीके से वहां पे फॉर्म्ड होगी। वो प्रोटीन सेम नहीं होगी आपके पेरेंट्स के जैसी। इसकी वजह से जब प्रोटीन ही डिफरेंट हो जाएगी तो आपका बॉडी डिजाइन भी डिफरेंट हो जाएगा। अब शायद आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है डीएनए की जेनेटिक इंफॉर्मेशंस को सही तरीके से ट्रांसफर करना। अब होगा क्या, हमने यहाँ पे क्या देखा कि भाई डीएनए की इंफॉर्मेशंस चेंज हुई तो क्या हुआ? प्रोटीन की इंफॉर्मेशंस जो है चेंज हो गई, डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रोटीन बन गई। प्रोटीन डिफरेंट टाइप की बनी तो फीचर्स भी डिफरेंट टाइप के बन गए। ठीक है, तो बेसिक इवेंट हमें यहाँ पे ये समझ में आता है कि रिप्रोडक्शन में सबसे बेसिक इवेंट जो है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है डीएनए की कॉपी होना, मींस ब्लूप्रिंट होना, जेनेटिक इंफॉर्मेशंस का ही ब्लूप्रिंट होना। क्या है? इसमें डीएनए की कॉपी होना। डीएनए की कॉपी होती है और वो डीएनए की एक कॉपी हमें मिल जाती है। The two DNA copies are produced, तो एक ही डीएनए की दो कॉपी यहाँ पे बनती हैं। डीएनए कॉपी मस्ट सेपरेटेड। अब अगर एक डीएनए ये पेरेंट्स का था तो इस डीएनए ने दो बनाए, दोनों अलग अलग हो गए और दोनों ने अपने स्ट्रक्चर्स को नया बना के कंप्लीट किया। तो एक डीएनए से हमें बन गए दो। पहले एक सेल में एक ही था, अब एक सेल में दो डीएनए यहाँ पे बन गए। जब ये दो डीएनए बन जाते हैं तो इनको सेपरेट होना होता है। ठीक है, क्या होना होता है? इनको न्यूक्लियस में सेपरेट होना होता है और ये इस तरीके से न्यूक्लियस के अंदर है तो धीरे धीरे ये सेल्स भी डिफरेंशिएट हो जाती हैं, यानी एक सेल से दो सेल्स यहाँ पे आपकी सेपरेटली फॉर्म्ड हो जाती हैं। एक सेल ये है आपका और एक सेल ये है। ठीक है, तो यहाँ पे डीएनए की कॉपी होती है जिससे क्या होता है? डीएनए के दो डीएनए आपके यहाँ पे फॉर्म्ड हो जाते हैं। डीएनए कॉपी मस्ट सेपरेट। अब ये दोनों डीएनए सेपरेट हो जाते हैं। ईच न्यू सेल्स गेट वन डीएनए कॉपी। हर एक नई सेल्स में एक नई डीएनए की कॉपी यहाँ पे हर एक सेल को मिल जाती है। अभी आपको जैसे बताया कि दोनों डीएनए की कॉपी होने के बाद वो दोनों डीएनए कहाँ चले जाएंगे? डिफरेंट सेल्स में चले जाएंगे। तो यहाँ पे है कि पुशिंग आउट डीएनए कॉपी अलोन विद नॉट वर्किंग, मींस सिर्फ डीएनए वहां चले जाए, डीएनए न्यूक्लियस में, दोनों न्यूक्लियस में सेपरेट हो जाए तो न्यूक्लियस ये डीएनए अकेले कुछ नहीं कर पाएगा जब तक कि उसके पास पूरा सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, तो इट विल लैक ऑर्गेनिज्म सेल्यूलर स्ट्रक्चर। तो लाइफ प्रोसेस कैन नॉट बी मेंटेन। अगर डीएनए को सिर्फ अकेले ही दूसरे सेल में या उसे दूसरे न्यूक्लियस में आप भेज देते हैं बिना सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के, तो वहां पे जो लाइफ प्रोसेस को जो मेंटेन करने वाली एक्टिविटीज होती हैं वो उस सेल के अंदर नहीं हो पाएंगी। तो डीएनए कॉपी अकर विद फॉर्मेशंस ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर एपरेटस। जब डीएनए की कॉपी होती है, ठीक है, किसी भी सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, जब उसके जेनेटिक मटेरियल डबल हो रहा होता है तो उसमें न्यूक्लियर के अंदर भी चेंजेस होते हैं, न्यूक्लियर कंटेंट भी डबल हो रहा होता है। ठीक है, और जब ये न्यूक्लियर आपके सेपरेट हो जाएंगे, न्यूक्लियर डिवीजन हो जाएगा तो मल्टीपल चेंजेस आपके सेल्स में भी होंगे और फाइनली ये जो सेल्स हैं वो एक दूसरे में इस तरह से डिवाइड हो जाएंगी और आफ्टर सम टाइम ये दोनों डीअटैच हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि सेल्यूलर एपरेटस भी यहाँ पे फॉर्म्ड होता है और इनमें फिर इस तरीके से ये दोनों जो डीएनए है वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, दोनों सेल्स में आएंगे और दोनों सेल्स प्रॉपर तरीके से यहाँ पे वर्क कर पाएंगी।
तो डीएनए कॉपी अकर विद फॉर्मेशंस ऑफ एक्स्ट्रा सेल्युलर एपरेटस। डीएनए की कॉपी हुई विद एक्स्ट्रा सेल्युलर एपरेटस के साथ। डीएनए कॉपी सेपरेट, ईच कॉपी गेट इट्स ओन सेल्युलर एपरेटस। हर एक डीएनए के पास क्या है, अपना सेल्युलर एपरेटस है। वन सेल्स डिवाइड्स इनटू टू सेल्स। इस तरह से हमने देखा कि एक सेल किस तरीके से दो सेल्स में यहाँ पे डिवाइड हो चुकी है। टू न्यू सेल्स आर सिमिलर, टू सेल्स आर सिमिलर बट नॉट एब्सोल्युटली आइडेंटिकल। अब एक यहाँ पे फिर से एक ट्विस्ट है, एक ही सेल है, एक ही न्यूक्लियस है, एक ही जेनेटिक मटेरियल डीएनए, और वहीं पे उसकी क्या हुई है, कॉपी हुई है, और उसने फाइनली डिवाइड करके दो नई सेल्स यहाँ पे फॉर्म्ड की हैं। अब फिर भी ये बोला जा रहा है कि ये जो दो नई सेल्स फॉर्म्ड हुई हैं, वो जिस सेल से फॉर्म्ड हुई हैं, कैसी है वो एब्सोल्युटली आइडेंटिकल नहीं है, सिमिलर है, उसके जैसी है, लेकिन 100% एब्सोल्यूट आइडेंटिकल वो नहीं है। क्यों नहीं है भाई? अब क्या हो गया? तो डिपेंड ऑन एक्यूरेसी ऑफ डीएनए कॉपिंग, क्योंकि इनमें जो थोड़ा बहुत हो, यानी 99.9% भी अगर ये ठीक है तो भी 0.1% इसमें डिफरेंस होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब डीएनए की कॉपी होती है तो बेटा डीएनए की कॉपी होना कोई छोटा मोटा प्रोसेस नहीं है। क्लास 12th में आप पढ़ेंगे डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, तो जो वहां पे आपको पढ़ने में पता चलेगा कि ये अपने आप में एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, ठीक है, और इसमें मल्टीपल एंजाइम्स होते हैं और मल्टीपल केमिकल रिएक्शंस इसके अंदर होती हैं। तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि इसमें कोई ना कोई डिफरेंसेस जरूर आ जाते हैं। इतने लार्ज नंबर की केमिकल रिएक्शंस एब्सोल्युटली सिमिलर नहीं हो पाती, और इसी वजह से इसमें सिमिलर, ये इनके जैसी तो होती है लेकिन 100% आइडेंटिकल नहीं होती है, ठीक है। तो डिपेंड्स ऑन एक्यूरेसी ऑफ डीएनए कॉपिंग। अब ये थोड़ी अलग है या बहुत अलग है या नॉर्मल अलग है, किस पे डिपेंड करेगा भाई? डीएनए की कॉपी पे डिपेंड करेगा कि कितना एक्यूरेसी के साथ ये डीएनए की कॉपी यहाँ पे हुई है। ये 100% एक्यूरेसी से होगी तो 100% वो सेल्स आइडेंटिकल होगी, ये 90% एक्यूरेसी से होगी तो वो 10% वहां पे डिफरेंस होगी, ठीक है। तो ये जो एक्यूरेसी है वो किस पे डिपेंड करती है? आइडेंटिकल सिमिलरिटी उसमें होने वाली डीएनए कॉपी की एक्यूरेसी पे डिपेंड करती है। नो नंबर ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस इज परफेक्टली रिलायबल, मींस कितनी भी इतनी ज्यादा लार्ज स्केल पे जब एक ही प्रोसेस के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं तो उनमें थोड़ी बहुत कमी रह ही जाती है। स्मॉल वेरिएशंस अकर ड्यूरिंग डीएनए कॉपी। बेटा ये जो थोड़ा बहुत डिफरेंस यहाँ पे जनरेट हुआ डीएनए के कॉपी में, ये ही होती है क्या? वेरिएशंस, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है कि वेरिएशंस क्या है। तो डेफिनेशन के हिसाब से देखते हैं तो व्हाट इज अ वेरिएशन? वेरिएशंस आर द, वेरिएशन इज अ डिफरेंसेस। क्या है? वेरिएशन क्या होती है? डिफरेंस होते हैं इन बिटवीन द टू इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज, यानी किसी भी एक ही जाति के दो लोगों के बीच में जो आपको डिफरेंस नजर आते हैं कि भाई दोनों, जैसे फीमेल्स हैं, अब ह्यूमन फीमेल्स हैं तो सब ह्यूमन हैं, ठीक है, ह्यूमन एक स्पीशीज हो गई और दोनों ही फीमेल हैं, तो यहाँ पे दो फीमेल ली गई हैं एक ही स्पीशीज की, लेकिन उनमें से भी फिर भी आपको पता है कि गीता कौन है, सीता कौन है। इट्स मीन एक ही स्पीशीज के दो इंडिविजुअल हैं सेम कैटेगरी के, फिर भी उनमें जो डिफरेंसेस हैं, ठीक है, इन्हीं को हम कहते हैं क्या? वेरिएशंस। ओके, तो ये होती है, ये जो एक्यूरेसी में जो थोड़ी बहुत कमी रह जाती है, इसी में जो चेंजेस कॉज होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं क्या? वेरिएशंस, ठीक है। तो नो बायोकेमिकल रिएक्शंस इज परफेक्टली रिलायबल, स्मॉल वेरिएशंस अकर ड्यूरिंग द डीएनए कॉपी। डीएनए कॉपी में डीएनए की कॉपी होने में थोड़ी बहुत कमी रह जाती है, वो कमी ही आपकी वेरिएशंस होती है, चेंजेस होते हैं। न्यू डीएनए कॉपी आर सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल, और इसी वजह से जो नई डीएनए बनती है वो उसके सिमिलर तो होती है, उसके जैसी तो होती है, लेकिन 100% वो उसकी आइडेंटिकल नहीं होती। सम वेरिएशंस में बी ड्रास्टिक। अब यहाँ पे होता क्या है कि वेरिएशंस भी दो तरीके की होती है, बहुत ज्यादा ड्रास्टिक, यानी ये जो चेंजेस है बहुत ज्यादा हाई लेवल पे हो जाए, तो हो सकता है कि वो जो सेल्स में ये डीएनए जाएगा वो सेल सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी और वो क्या हो जाएगी? उसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन जब ये डिफरेंसेस बहुत माइनर से डिफरेंस होते हैं तो मीन्स सेल इज अ कैपेबल टू
एग्जिस्ट या सर्वाइव इन अ एनवायरनमेंट। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो वेरिएशंस होती है ये बहुत ज्यादा वाइड मतलब एनलार्ज तरीके से भी हो सकती हैं, वाइडली। ठीक है, कि सम वेरिएशंस मे बी ड्रास्टिक, बहुत ज्यादा ड्रास्टिक हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेल सर्वाइव नहीं कर पाएगी और उसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन अगर यही वेरिएशन बहुत माइनर माइल्ड सा हो रहा है तो वो सर्वाइव कर जाती है और वो इवोल्यूशन को कोज करती है। मींस चेंजेस हुआ और चेंजेस होने के बाद भी सेल ने सरवाइव किया, उसकी डेथ नहीं हुई, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट होता है उस सेल के लिए, उसकी सर्वाइवल चांसेस और ज्यादा बढ़ जाती हैं। और जो उसके पेरेंट्स थे जिस कंडीशन में वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे और इसमें जो वेरिएशंस हुआ लेकिन वो पॉजिटिव वेरिएशंस हुए कि सेल सर्वाइव कर पा रही हैं, तो इट्स मीन यहाँ पे इवोल्यूशन हुआ है। इवोल्यूशन यानी विकास हुआ है। ठीक है, कैपेबिलिटी उनकी जो है, सर्वाइवल चांसेस जो है वो बढ़ गई। तो यहाँ पे ये तब हुआ जब बहुत माइनर सा डिफरेंसेस आया। ठीक है बेटा, बात करते हैं द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशंस। वेरिएशंस जो अभी हमने देखा कि वेरिएशंस हुई, वेरिएशंस क्या हुए, डीएनए की कॉपी होते वक्त जो केमिकल रिएक्शंस या बायोकेमिकल रिएक्शंस में थोड़े बहुत चेंजेस आ जाते हैं, डिफरेंसेस आ जाते हैं, वो ही होती हैं क्या, वेरिएशंस। क्यों? क्योंकि उन्हीं चेंजेस की वजह से हमारे जो फीचर्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं और दो इंडिविजुअल्स के बीच में, एक ही स्पीशीज के दो इंडिविजुअल्स के बीच में आ जाते हैं डिफरेंसेस, तो इनको हमने कहा वेरिएशन। अब ये जो डिफरेंसेस हैं जो बाय चांस हो गए, क्या ये इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या इनका कुछ बेनिफिट है, समझेंगे। कि रिप्रोडक्शन कॉपी डीएनए मींस रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी बेसिक जो इवेंट है वो क्या है, कॉपिंग ऑफ डीएनए। रिप्रोडक्शन होगा तो डीएनए की कॉपी तो वहां होनी ही है। ठीक है, अब इसी प्रोसेस में जब डीएनए की कॉपी होती है तो क्या हो जाता है, स्मॉल एरर्स अकर, इसमें थोड़ी थोड़ी चेंजेस आ जाते हैं, डिफरेंसेस आ जाते हैं, यही कोज करते हैं किसको, वेरिएशंस को। देखो, सडन चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल इज नोन एज म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशंस होते हैं जैसे कोई फैमिली है और वो सभी क्या है, एक मतलब बहुत अच्छी या वाइट कलर, जो उनका जो स्किन टोन है वो वाइट इन कलर है, ठीक है, फेयर कलर से उनका, लेकिन जनरेशन टू जनरेशन सारा सबका जो पूरी फैमिली थी उनका फेयर कलर चल रहा था। अचानक से किसी जो न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुए हैं वहां पे किसी का जो स्किन टोन है वो ज्यादा डार्क कलर का आ गया, तो ये सडन हुआ। यानी जो मदर की फैमिली थी, जो फादर की फैमिली थी, उन सभी फैमिली में सभी मेंबर्स काफी फेयर इन कलर थे, लेकिन कोई एक बच्चा ऐसा आ गया जिसका बहुत ज्यादा कलर कॉम्प्लेक्स डार्क था। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं क्या, म्यूटेशन। मींस सडन चेंजेस आ जाते हैं। द सडन चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल इज नोन एज अ वेरिएशन, म्यूटेशन। ठीक है, वेरिएशंस क्या होते हैं बेटा, वेरिएशंस ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं, जो धीरे धीरे चेंजेस आते हैं और वो डिफरेंसेस बहुत माइनर होते हैं। ठीक है, तो वेरिएशंस इन ऑफस्प्रिंग, जिसमें क्या आ जाती है, डीएनए कॉपी में होने वाले एरर की वजह से ऑफस्प्रिंग में थोड़ी सी वेरिएशंस आ जाती हैं। सम इंडिविजुअल्स बेटर अडेप्टेड, तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें वेरिएशंस आई और वो काफी बेनिफिशियल रही, जिस सराउंडिंग में वो रह रहे थे वहां पे जो हर दिन चेंजेस होते चले जा रहे हैं वो कैपेबल हो पाए कि उन चेंजेस में भी वो सर्वाइव अच्छे से कर सके। ठीक है, एंड वहां पे सर्वाइवल इन चेंजिंग एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है, नेचुरल सिलेक्शंस हो जाता है उनका, और जो उनकी स्पीशीज होती है वो इवोल्यूट हो जाती है, यानी नेचर उनको सिलेक्ट कर लेती है उनकी बॉडी में हुए एडेप्टेशंस या वेरिएशंस की वजह से, और वो स्पीशीज इवोल्यूट हो पाती है, उसका विकास हो जाता है। ठीक है, अब ये एनवायरमेंटल चेंजेस क्या हो सकते हैं, देखो एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हैं वो हो सकते हैं, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, वाटर लेवल चेंज हो सकता है, या कोई ना कोई डिजास्टर्स चेंज वहां पे आ जाता है, तो मोस्ट ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं वहां पे डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं, लेकिन फ्यू ऑर्गेनिजम्स विद यूजफुल वेरिएशंस सर्वाइव। जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर वेरिएशंस हुई थी वो पॉजिटिव वेरिएशंस थी, तो वो क्या करते हैं, वो सर्वाइव कर जाते हैं, और इस तरीके से हम देखते हैं कि जब दे रिप्रोड्यूस मोर पॉपुलेशंस चेंजेस स्पीशीज सर्वाइव अकर टाइम्स। ठीक है, तो एक ही समय में होने वाले, समय के साथ होने वाले जो चेंजेस होते हैं, वेरिएशंस होती हैं, वो पॉजिटिव होती हैं, तो स्पीशीज इवोल्यूट होती हैं और नेचुरल सिलेक्शन की वजह से वो अर्थ पे सर्वाइव कर पाती है और अपनी एग्जिस्ट